सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब देखो, हमने इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अगर कोई चीज अगर हम डिस्कस करेंगे फीचर्स में, तो वो सबसे पहली चीज क्या होगी? वो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस वजह से? सबसे पहली चीज आप देखो, जोग्राफिकल फैक्टर्स, दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो कोई एक छोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है बॉस। तो इधर क्या है, एक तो एरिया वाइज बहुत बड़ी है, और दूसरी यहाँ पे डाइवर्सिटी है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो चीज। दूसरी चीज क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर्स, दैट इज फॉर एग्जांपल द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वाज बल्कि। अब देखिए, जैसे मैंने आपको चार्टर्स वगैरह करवाए थे, फिर मैंने आपको काउंसिल एक्ट्स वगैरह भी करवाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह भी करवाए। एक एक्ट मैंने आपको ये भी करवाया था, अगर आप पिछली वीडियोस में आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट बना था, इस ये आज तक का ब्रिटेन का सबसे बड़ा बल्किएस्ट एक्ट उन्होंने बनाया है। इससे बड़ा आज तक उन्होंने कोई भी एक्ट नहीं बनाया। ठीक। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या, कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ठीक है, मतलब कि लाइक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। अब इसमें क्या है कि भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एप्लीकेबल किस पे होगा? एक सेंटर पे भी और दूसरा स्टेट के ऊपर भी। मतलब ये एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नो डाउट, हमारे यहाँ पे इंडिया में एक ऐसी भी स्टेट थी जहां पे उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। वो कौन सी स्टेट थी? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इन द ईयर 2019 क्या किया गया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, आई थिंक 5 अगस्त को 2019 को, जेएंडके को स्टेटशिप से हटा के उसे क्या कर दिया गया? बाइफरकेट करके उसे दो यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। एक बना दी आपकी जम्मू और कश्मीर को मिला के, और दूसरी यूटी बना दी गई लद्दाख को। ठीक। तो इस तरह से, तो अब जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो खत्म हो गया। अब जेएंडके में भी किधर का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है? दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कि ये सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके पीछे के 3 कारण है। वो क्या? एक जोग्राफिकल फैक्टर्स की उसकी बहुत ज्यादा वास्टनेस है कंट्री की, और दूसरा मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी, और फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये काफी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। जैसे प्रीवियस एक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका भी इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है ना, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई चीजें हमने 1935, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहां से हमने बोरो की हुई है। ठीक है। और फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। नेक्स्ट जो फीचर आता है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, कि भाई बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, कि हमने हर एक जगह से कुछ ना कुछ, हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ चीजें हमने बोरो कर करके हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं। मतलब कि देखो यार, अगर हमें किसी से फंडामेंटल राइट्स अच्छे लगे, हमने फंडामेंटल राइट्स वहां से ले लिए। किसी के हमें प्रियम्बल अच्छा लगा, हमने प्रियम्बल ले लिया। किसी का हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छे लगे, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले लिए। इसी तरह से हर एक कंट्री से जो जो हमें अच्छा अच्छा लगते गया, हम लोग लेते गए। हमने वहां से कट किया, अपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अब यही चीज कहती है कि भाई, ये जो है द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वही चीज मैंने अभी आपको पीछे भी बताई,
कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हैं वो हमने कहां से डिराइव किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that is the fundamental rights and the DPSPs of the state policy, derive their inspiration from American and Irish constitution respectively. The political part of the constitution जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे कैबिनेट, गवर्नमेंट और एंड द रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स, ये हमने कहां से बोरो किया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. वही चीज आ गई ना. ये देखो मैं आपको दोबारा ये चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई अगर हम फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, फिलोसफिकल पार्ट की बात करते हैं, तो वो हमने कहां से बोरो किया है. फिलोसफिकल पार्ट में जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आते हैं, ये हमने कहां से बोरो किया, अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. वेयर एज अगर हम बात करते हैं इसकी, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्ट की, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसमें हम क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट और उसके रिलेशन किसके, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, तो ये हमने कहां से बोरो किया हुआ है, लार्जली फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. अब नेक्स्ट फीचर जो आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज योर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक. इसमें देखो ये क्या कहता है, ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल. ना तो ये रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ. मतलब आपको ये रिजिड भी दिखेगा समटाइम्स और समटाइम्स ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल भी है. ठीक. आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स. देखो रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात हम तब करते हैं जब हमें अमेंड करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड किस आर्टिकल के तहत करते हैं, वो है आर्टिकल 368. ठीक. आर्टिकल 368 कहता है दो टाइप की अमेंडमेंट्स, हम दो तरह से अमेंडमेंट्स कर सकते हैं. एक कैसे, एक जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है, पार्लियामेंट की, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक, वोटिंग के लिए. दैट इज मोर देन 30% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. तभी हम कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको अमेंड कर सकते हैं. वेयर एज जो सेकंड प्रोविजन ये जो बताता है, सेकंड टाइप की ये जो अमेंडमेंट बताता है, उसमें क्या है, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद रिफ्लेक्शन बाय हाफ ऑफ द टोटल सीट्स. ठीक है. सो दीज आर द टू वेज बाय व्हिच द अमेंडमेंट्स कैन इजीली टेक प्लेस. समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, आपको पूरी वो स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए तभी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपकी सिंपल है तो फिर आप एकदम से वो भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज योर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस. ठीक है. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस का क्या मतलब हुआ. देखो अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं क्वासी फेडरल है. मतलब इसमें दोनों के आपको फीचर्स मिलते हैं, फेडरल भी मिलते हैं और यूनिटरी भी मिलते हैं. वेयर एज जो हम यूएसए की बात करते हैं या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम फेडरेशन की बात करते हैं. ठीक. फेडरल सिस्टम है वहां पे. तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम हमारे यहाँ पे उसके दोनों के फीचर्स अवेलेबल है. अब सबसे पहले ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इट कंटेन्स ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, लाइकवाइज टू government, division of powers, written constitution, supremacy of the constitution, rigidity of the constitution, independent judiciary and bicameralism. These are all what? The features of the federal system. Whereas ये सब तो है ही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इसके साथ साथ however the Indian constitution also contains a large number of unitary and or non-federal features. Likewise, a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governors by the center, all India services, emergency provisions and so on. तो ये सब क्या है, ये हमारे यूनिटरी फीचर्स है. तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और दूसरी तरफ हमने हमारे फेडरल भी है. दैट इज वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम क्वासी फेडरल भी बोलते हैं. मतलब इट कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी. क्लियर. अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
अब ये देखो, इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। माना कि हमारा ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर है, ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया हुआ है, लिया हुआ है वहां का देख के, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू द ब्रिटेन का। वो कैसे? वो देखो, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सॉवरन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। अब वो सॉवरन, वहां का सॉवरनिटी कैसी है और हमारी यहाँ की सॉवरनिटी कैसी है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने क्यों बोला है, दोनों सॉवरन, लेकिन हमारी सॉवरनिटी एक अलग फंडे से है और उनकी सॉवरनिटी वो एक अलग तरीके से है। अब वो कैसे? वो गाइस इस तरह से कि भाई जो इंडियन स्टेट है, मतलब जो इंडियन कंट्री है, यहाँ पे जो आपका हेड होता है वो हमेशा इलेक्टेड, यानी प्रेसिडेंट जो है ही विल बी इलेक्टेड, ठीक, पार्लियामेंट्री। तो रिपब्लिक हेड कौन हुआ? ही विल बी ऑलवेज इलेक्टेड, ठीक। वाइल जो ब्रिटिश है, ब्रिटेन का है, वहां पे वो हेरिडिटरी, मतलब क्वीन है तो क्वीन के बाद उसका बेटा या बेटी बनेगी, उसके बाद उसका बेटा या बेटी बनेगी, हेरिडिटरी वो चीज चलते आ रही, खानदानी, ठीक है। तो इसीलिए उनको तो वो रॉयल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है ही है, बिकॉज दे बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, किंग्स फैमिली, क्वींस फैमिली। तो ये चीज, वेयर एज इन इंडिया ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, और जो बंदा इलेक्ट किया जाएगा या बंदी इलेक्ट किए जाएगी, दैट विल बी द हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गॉट इट? क्लियर? अब नेक्स्ट फीचर क्या आता है? सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने कहां से फीचर लिया हुआ है? ब्रिटेन से बोरो किया, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया, सॉवरेनिटी वाला, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, वो किस चीज से एसोसिएटेड है? वो है हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो हमारी जुडिशरी की हम सुपरमेसी की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी, यानी सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो वो हमने कहां से फीचर बोरो किया? वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, वहां से अमेरिकन फीचर हमने वो बोरो किया हुआ है। मतलब हम एक तो जुडिशरी की सुपरमेसी की बात करते हैं, जुडिशरी किस, कहां से उसकी हमने सुपरमेसी का कंसेप्ट बोरो किया हुआ है? वो हमने बोरो किया है यूएसए से। वेयर एज अगर हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। क्लियर ये सब? अब नेक्स्ट फीचर जो आता है, दैट इज रिगार्डिंग योर फंडामेंटल राइट्स। अब देखो गाइस, फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है, मैंने उसकी वीडियो पहले ही बना दी हुई थी, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर सो मच एसेंशियल राइट्स। अगर ये राइट्स ना हो तो एक इंसान में और एक जानवर में आप फर्क कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमें फंडामेंटल राइट्स हैं तभी हम लोग इंसानों की कैटेगरी में माने जाते हैं। अगर ये हमें फंडामेंटल राइट्स ना दिए गए हो तो एक जानवर में और एक इंसान में कोई फर्क ही ना हो, ठीक। तो इसको सारे को टॉपिकों को डिटेल में अगर जानना तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, बट हम सिर्फ यहाँ पे फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये देखो जी, फंडामेंटल राइट्स जो है आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल्स ऑफ political democracy. They operate as limitation on tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। एक तरह से मतलब लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं। ये किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और आर्बिट्रेरी लॉज की कोई लेजिस्लेचर जो है कोई ऐसा लॉ ना बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर व्हाट? दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। मतलब अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। if you have to if you are going to approach to the Supreme Court, then you have to file under the article 32, whereas if you approach in the high court, then it is as per the article 226, ठीक है। तो ये चीज है, और फिर वो enforceable by the court for their violation, ठीक। The aggrieved person can directly go to the Supreme Court, which can issue writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto for the restoration of his rights.
मतलब देखो उसमें आर्टिकल 32 में या 226 में हमने 5 तरह की रिट्स की बात की है, और वो कौन कौन सी 5 रिट्स होती हैं? हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी और क्यू वारंटो। ये सारी की सारी रिट्स भी मैंने फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में डिस्कस करके बताई हुई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। सो गाइस आप लोग वहां पे इनका ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक, सो नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर आते हैं, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब ये जो आइडियाज हैं ये किसके लिए लाए गए? ये प्रमोट करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बेसिकली देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, एक इजी सा कंसेप्ट। ये जो डीपीएसपीज है ना, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो हम लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उनके वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल्स विच टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन ये चीजें हम नहीं दे पाते लोगों को, गवर्नमेंट नहीं दे पाती, इसीलिए अभी जो है एट प्रेजेंट ये देज आर डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर जो जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं वो क्या है? दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, कि लोगों का भला कर सके हर एक तरह से, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, या फिर एजुकेशन के बारे में, ये सब चीजें बहुत सारे और भी हैं, काफी इसमें डीपीएसपी हैं जो कि हम आगे अगले टॉपिक में किसी टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे जब डीपीएसपी डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें कई चीजें बताई गई है, लेकिन वो अभी हम नहीं दे सकते लोगों को। वो क्यों नहीं दे सकते? गवर्नमेंट क्यों नहीं वो सब चीजें दे सकती जो डीपीएसपी में बात की गई है? क्योंकि देखो एक बेसिक कंसेप्ट याद रखो यार, आप जिंदगी में आपकी जेब में अगर पैसा है तभी आप किसी का भला कर सकते हो। आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई गरीब बंदा आपके पास आ जाता है, कहता है सर भूख लगी हुई है, प्लीज कुछ खिला दीजिए मेरे को, हाँ कुछ पैसे दे दीजिए। आप उस इंसान को तभी पैसे दे सकते हो या उसका भला तभी कर सकते हो जब आपकी जेब में पैसा होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो गाइस, अगर गवर्नमेंट भी, अगर कंट्री भी हमारी डेवलप्ड कंट्री होगी तभी हम वेलफेयर स्टेट का सपना देख सकते हैं, समझे? उससे पहले हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि खुद की जेब में पैसा नहीं हो तो किसी का भला क्या करेंगे, राइट? तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई वेलफेयर स्टेट हम तभी स्टैब्लिश कर सकते हैं जब हम खुद सक्षम हो, मतलब खुद एक डेवलप्ड कंट्री हो। इसीलिए अभी तक ये जो है डीपीएसपी दीज आर व्हाट? नॉन जस्टिशिएबल। मतलब यू कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई हम आपको, अगर आपने ये वादे पूरे नहीं किए, आपने हमें ये चीजें नहीं दी, तो हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। अब देखो आजकल बड़ा बर्निंग टॉपिक है फ्रीबीज का, कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं ये पॉलिटिशियंस, ये मुफ्त में ये सब कर रहे हैं। स्पेशली ये केजरीवाल के लिए बोला जाता है कि वो मुफ्त में हर एक चीज ये सब कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें देखो, अगर आप फ्रीबीज देना शुरू करोगे, आप इनकम अगर नहीं जनरेट कर पा रहे, तो इससे क्या होगा? देश को नुकसान होगा। ठीक, अगर देश का भला करना चाहते हैं, आप लोगों से काम करवाइए, उनको बेस्ट ये प्रोविजंस दीजिए, बेस्ट उनको फैसिलिटीज दीजिए, कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अच्छा पैसा अर्न कर सके। ठीक है, तो ये सब चीजें, अगर बाई चांस कोई पॉलिटिशियन आपको कहता है कि भाई मैं आपको आने, अगर आप मुझे चूज करते हैं, आप मुझे अपना नेता बना देते हैं, तो अगर आप, मैं ये इलेक्शन जीत जाता हूं तो मैं आपको यहाँ पे फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री सब कुछ, फ्री 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 फ्री। लेकिन जब वो पावर में आता है वो आपको नहीं देता, वो कहता है भाई इट इज नॉट पॉसिबल, सेंटर ये नहीं कर रही, सेंटर वो नहीं कर रही, वहां से फंड्स नहीं आ रहे, तो मैं कहां से दूं? तो उस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, बट you can challenge those words, those commitments in what? Where? In the court of people। मतलब 5 साल के बाद वो बंदा दोबारा आएगा आपके पास वापस वोट मांगने की मेरे को दोबारा मौका दो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को दोबारा अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, एमएलए बनाओ। ठीक है, तो आप उस समय उसको कह सकते हैं कि भाई साहब पिछली बार तो आपने कहा था कि आप हमें इस तरह से ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने नहीं की, तो इसीलिए अब हमारी तरफ से भी जय राम जी की, अब आप जाइए अपने घर, हमें सुकून से जीने दीजिए। ठीक है, तो ये चीज है इसमें डीपीएसपीज में। अब ये देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर promoting the ideals of social and economic democracy।
दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। However, unlike fundamental rights, the directive principles are non-justiciable, मतलब आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया है। That is why they are not enforceable by the court for their violation, मतलब कोई वादे आपसे करता है, झूठे कसमें वादे, हाँ, लेकिन आप उसको चैलेंज थोड़ा कर सकते हो फिर कोर्ट में कि भाई साहब हमारे नेताजी आए थे, हमें बोल के गए कि आप हमें वोट दो तभी हम आपको ये सब चीजें देंगे, और जब वो हमने वोट दिया उसके बाद हमें वो दर्शन ही नहीं दे रहे, वो दिखते ही नहीं है, कहां गए, कहां गायब हो गए। तो ये चीज ठीक। नेक्स्ट आपका फीचर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये क्या है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर से क्या मतलब है, अ कंट्री विच इज नॉट हैविंग अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन बट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी अदर रिलीजन, मतलब कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट, hence it does not uphold any particular religion as the official religion of Indian state। मतलब आप देखो दुनिया में ऐसी कई कंट्रीज है, कई इस्लामिक कंट्रीज हैं, कई क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारी कंट्री का जो रिलीजन है वो इस्लाम है, हमारी कंट्री का जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, इस तरह से। लेकिन इंडिया कहती नहीं, आई एम वेरी न्यूट्रल, आई एम वेरी सेक्युलर, फॉर मी ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल, ठीक है। मैं हर एक रिलीजन को, मैं अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं रखूंगी। इंडिया कहती है कि भाई मैं खुद का कोई रिलीजन नहीं रखूंगी, लेकिन मैं सबको इक्वली ट्रीट जरूर करेगी ये कंट्री, ठीक है। मतलब इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इक्वल ट्रीट वो सबको एक जैसा कर रही है, ठीक है, ये चीज। अब लास्ट फीचर जो आता है वो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि भैया आपको अधिकार वोट करने का, कौन सी उम्र से, 18 साल की उम्र में आप जब आ जाते हो तो आपको अधिकार मिलता है किस चीज का, वोट करने का। तो यही चीज कहती है कि भैया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का यही मतलब होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज as a basis of election to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth, and so on. The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act ऑफ 1988। मतलब कि भैया आप जब 18 साल के हो जाते हो आपको पूरा अधिकार हो जाता है कि जब अब कंट्री की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप वोट कास्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये चीज भी देखो, ये जो आपकी एज 18 इयर्स की गई है, पहले जो होती थी 1989 से पहले वो कितनी होती थी, 21 इयर्स, ठीक है, 21 इयर्स की होती थी एज टू कास्ट वोट, ठीक है। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें ये क्या किया गया, रिड्यूस कर दी गई, 21 से सीधे क्या कर दी गई, 18 इयर्स। क्लियर? अब आप 18 इयर्स के होंगे तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो गाइस ये थे आपके फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।